कोई दिक्कत आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, नाउ लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर एंड लेट्स सी व्हाट वी कैन डू ओवर हियर। सो बाकी हमारे डिसऑर्डर हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। लेट्स ट्राई टू कंप्लीट द रिमेनिंग डिसऑर्डर्स, क्योंकि ये डिसऑर्डर्स हमारे लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट है in terms of NEET and in terms of boards. Alright. तो ये हमने यहाँ पे लिखा था। पहले बता दो मुझे कि सबको स्क्रीन दिख रही है नहीं दिख रही? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। ऑलराइट, सो लेट मी, ठीक है। सो आर्थरोस्क्लेरोसिस हमने यहाँ पे देखा था, जिसके अंदर हो क्या रहा है कि आपका यहाँ पे लिपिड डिपोजिशन आपका यहाँ पे हो रहा है इन द कोरोनरी आर्टरी के अंदर। दैट मींस आपका कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे लग रहा है, या आपके ट्राइग्लिसराइड यहाँ पे आपके लग रहे हैं इन द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। उससे क्रिएट हो रहा है आपका यहाँ पे ब्लॉकेज, और अगर आपका ब्लॉकेज हो रहा है देन आपका ब्लड सप्लाई हार्ट की तरफ आपका यहाँ पे हो जाएगा कम, एंड दैट इज व्हेन देयर इज अ लाइकली चांस कि फ्यूचर में आपको हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक है, सो ये अगर आपका होता है कंडीशन, देन यू हैव टू गो फॉर अ सर्जरी। वेरी ऑफन यू हैव टू गो फॉर अ सर्जरी। डॉक्टर रेकमेंड करेगा वो तो, कि अगर मेडिसिन से अगर आपका काम नहीं बन रहा, देन यू हैव टू गो फॉर अ सर्जरी एंड दैट कैन बी बाईपास और एंजियोप्लास्टी। ठीक है, so that is my atherosclerosis. After this we will see something else. You have a term arteriosclerosis. ये टर्म थोड़ा आपका यहाँ पे अलग है, that is my arteriosclerosis. अब इस स्टोरी को ध्यान से सुनो और आराम से समझो। समझो आपके पास कोई आर्टरी है, कोई भी आर्टरी है। जरूरी नहीं है कि आर्टरी, हाँ जी गुड इवनिंग कनिका, जरूरी नहीं है कि आर्टरी आपकी होगी कोरोनरी। समझो आपकी कोई भी आर्टरी है, इस आर्टरी के अंदर वापस से लग रहा है कोलेस्ट्रॉल। समझ लो कि इस आर्टरी के अंदर वापस से कोलेस्ट्रॉल लग रहा है। सो लेट्स सी, इसके अंदर वापस से आपका कोलेस्ट्रॉल लग रहा है, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल ही ऐसा है। सो लेट्स अज्यूम देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल हैपनिंग ओवर हियर। कोलेस्ट्रॉल तो यहाँ पे लग ही रहा है, बट उसके साथ साथ यहाँ पे कैल्शियम आयंस भी इकट्ठा हो रहा है। सो कैल्शियम सॉल्ट्स भी यहाँ पे प्रेसिपिटेट कर रहे हैं। लेट्स से कैल्शियम आयंस आर precipitating over here. Calcium ions are precipitating over here. तो अगर कैल्शियम आयंस मेरे यहाँ पे आते हैं और वो भी अगर यहाँ पे लग जाते हैं, so याद रखना कैल्शियम आयंस, और आई कैन कॉल देम एज अ कैल्शियम सॉल्ट्स। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। एक तो आपको यहाँ पे लग रहा है कोलेस्ट्रॉल, उसके साथ यू आर फाइंडिंग आपके यहाँ पे कैल्शियम सॉल्ट्स भी आपके यहाँ पे लग रहे हैं। ब्लॉकेज तो यहाँ पे क्रिएट हो ही रहा है, बट उसके साथ क्या होगा कि आपकी जो आर्टरी है ये हो जाएगी आपकी स्टिफ। आपकी ये जो आर्टरी आपके सामने बनाई हुई है मैंने, ये आपके हो जाती है स्टिफ। दिस विल बिकम स्टिफ एंड दिस कैन आल्सो बिकम समवॉट ब्रिटल। ब्रिटल टर्म हम यूज करते हैं, या मैं यहाँ पे टर्म ये जानबूझ के यूज कर रहा हूं, क्योंकि ब्रिटल टर्म हम यूज करते हैं कांच के लिए। कांच का ग्लास आपने नीचे गिरा दिया, टूट जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी जो आर्टरीज है, नॉर्मली आर्टरीज जो आपकी होती है उनके अंदर आपको मिलेगी देखने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इलास्टिसिटी। वो इलास्टिसिटी अब आपको देखने के लिए यहाँ पे नहीं मिलेगी। याद रखना, आपकी आर्टरी के अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल लग रहा है, कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ अगर कैल्शियम सॉल्ट भी वहां पे अगर आपके लग जा रहे, इकट्ठा हो रहा है उस वॉल के ऊपर, देन यू विल फाइंड ओवर हियर इलास्टिसिटी इज लॉस्ट। इलास्टिसिटी ऑफ आर्टरी इज लॉस्ट। अगर आपके आर्टरी की इलास्टिसिटी यहाँ पे चली जाती है, वो इलास्टिसिटी आपकी नहीं रह पाती। अब इसमें दिक्कत क्या आएगी कि समझो आपका हुआ क्या, पहले आर्टरी आपकी कैसी थी कि अगर ब्लड का फ्लो बढ़ता था तो उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेती थी, वो अपने आप को थोड़ा सा एक्सटेंड करती थी, अपने आप को छोटा कर देती। इट यूज टू डू दैट अगर आपकी आर्टरी थी इलास्टिक। लेकिन अगर आपकी इलास्टिसिटी आपकी नहीं रहती आर्टरी अब, और आपकी जो आर्टरी है वो हो चुकी है स्टिफ और ब्रिटल, तो इससे क्या होगा कि वो हो गई हार्ड बिल्कुल, उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी थी वो अब रही नहीं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है, अगर आपका ब्लड प्रेशर यहाँ पे बढ़ेगा, देन काफी लाइकली चांस है कि मेरी आर्टरी यहाँ पे रप्चर कर जाएगी। देयर इज अ लाइकली चांस ऑफ माय आर्टरी अंडरगोइंग द रप्चर, सो माय आर्टरीज कैन रप्चर इन दिस सिचुएशन। आर्टरी कैन रप्चर।
और अगर मेरी आर्टरी यहाँ पे रप्चर हो गई, समझो यहाँ से मेरा ब्लड जा रहा था और ब्लड का फ्लो यहाँ पे ज्यादा हो गया और मेरी आर्टरी यहाँ पे थी हार्ड, और क्योंकि मेरी हार्ड आर्टरी थी यहाँ पे, समझो मेरी आर्टरी यहाँ पे ब्रेक हो गई, तो क्या होगा, सारा ब्लड यहाँ पे बाहर निकलने लगेगा, सारा ब्लड मेरे यहाँ से ऊज आउट करके बाहर निकलने लगेगा और ये बाहर आके बना देगा यहाँ पे क्लॉट, और ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो होता क्या है, अगर आपकी आर्टरीज हार्ड हो जाती है, ब्रिटल हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, देन व्हाट विल हैपन, देयर इज अ लाइकली चांस कि वो फ्यूचर में रप्चर कर सकती है, फ्यूचर में ये ब्रेक कर सकती है, और अगर ये ब्रेक करती है देन ब्लड बाहर निकलेगा और वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देखो हो क्या रहा है कि आर्टरी आपके बॉडी के अंदर है, तो बॉडी के अंदर ये ब्रेक हो रही है और ब्लड बाहर निकल के क्लॉट बना रहा है, एंड दैट इज नॉट समथिंग विच इज यूजफुल, क्योंकि अगर ऐसा होता है देन आपका एक तो ब्लड फ्लो वहां पे रुक जाएगा, राइट, आपका ब्लड फ्लो वहां पे रुक जाएगा, और जो ऑर्गन्स के पास ये आर्टरी जा रही होंगी उन ऑर्गन्स को ब्लड मिलना वहां पे बंद हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन आपकी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस। दिस इज समथिंग नोन एज योर आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जब भी हम बात करते हैं हमारे आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस की, तो याद रखना यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज अ हार्डनिंग एंड अ लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द आर्टरीज। ये आपकी जा रही है, और ये क्यों जा रही है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम सॉल्ट्स वहां पे लग रहे हैं, और इसकी वजह से अब आपका यहाँ पे क्या होगा कि आपका ब्लड फ्लो यहाँ पे आपका एक तो कम हो जाएगा, और अगर आपका यहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ता है देन देयर इज अ लाइकली चांस कि आपकी आर्टरीज ब्रेक हो सकती हैं, रप्चर हो सकती हैं। क्यों, क्योंकि वो हो चुकी है आपकी स्टिफ और ब्रिटल, दे हैव बिकम स्टिफ एंड ब्रिटल एंड दे कैन रप्चर, और अगर वो रप्चर हुई देन प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका ब्लड क्लॉट वहां पे बनना चालू करेगा। तो क्या ये वाली स्टोरी आपको यहाँ पे समझ आ रही है? दिस स्टोरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, सो अलॉन्ग विद कोलेस्ट्रॉल देयर इज अ प्रेसिपिटेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। कोलेस्ट्रॉल तो लग ही रहा है, उसके बाद यहाँ पे आपका कैल्शियम सॉल्ट भी आपका लग जाता है। दिस कैल्सिफिकेशन मेक्स आर्टरी स्टिफ एंड रिजिड। ये कैल्शियम लगने की वजह से क्या होता है, आपका आर्टरी जो होती है वो आपकी हो जाती है स्टिफ एंड रिजिड। दिस विल लीड टू अ हार्डनिंग ऑफ द आर्टरी, जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, दीज आर्टरीज कैन रप्चर, ये आपके फ्यूचर में रप्चर कर सकती है, जो बिल्कुल भी आपके लिए अच्छा नहीं होगा। सो ये है आपका यहाँ पे आर्टरियोस्क्लेरोसिस। और ये जो कंडीशन आपकी हो रही है ये भी आपकी इसलिए हो रही है क्योंकि आपने, आपका लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है कि आपके कंजम्पशन ज्यादा है खाने का, या आई वुड से यू आर कंज्यूमिंग मोर अमाउंट ऑफ फैट्स, एंड आपकी फिजिकल एक्टिविटी यहाँ पे आपकी कम है। ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। सो दैट इज योर आर्टरियोस्क्लेरोसिस एंड आर्थरोस्क्लेरोसिस, ये दोनों टर्म याद रखना। दोनों में मेजर डिफरेंस यहाँ पे ये कि आपका जो आर्थरोस्क्लेरोसिस यहाँ पे है, ये बेसिकली हम बात करते हैं यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी की। यहाँ पे हम स्पेशली बात करते हैं अबाउट द कोरोनरी आर्टरी के बारे में, कि वहां पे आपका हो रहा है डिपोजिशन। यहाँ पे ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है। यू कैन फाइंड दैट हैपनिंग एनीवेयर एल्स, राइट, यू कैन फाइंड एनीवेयर एल्स इन द बॉडी, कहीं भी आपकी कोई भी आर्टरी में आपको ये देखने के लिए आपको मिल सकता है। सो दैट इज माई आर्टरियोस्क्लेरोसिस। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, दिस आर द टू थिंग्स यू हैव टू नो। सो दिस इज वन कंडीशन एंड दिस इज योर अनदर कंडीशन। याद रखना ये आर्थरोस्क्लेरोसिस को इवन हम कहते हैं एज अ CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। राइट, तो CAD टर्म कभी अगर आपके सामने आएगा तो याद रखना वो लोग वो उन कंडीशंस की बात कर रहे हैं जहां पे आपकी कोरोनरी आर्टरी यहाँ पे अफेक्ट होती है, उन कंडीशंस की हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, सो दैट्स योर आर्टरियोस्क्लेरोसिस। अब यू हैव एंजिना पेक्टोरिस। अब जब भी एंजिना पेक्टोरिस टर्म आता है आपके सामने तो याद रखना, देखो कई बार क्या होता है, पीपल कैन हैव ओकेजनल चेस्ट पेन, पीपल कैन हैव ओकेजनल दे कैन हैव ओकेजनल चेस्ट पेन। अब ये जो आपका ओकेजनल चेस्ट पेन आपका हो रहा है, ये आपका हार्ट अटैक नहीं है, याद रखना। गुड इवनिंग टू द पीपल हु हैव जस्ट जॉइंड इन। हाँ जी, कोई क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली अनम्यूट करके पूछ सकते हो, इनकेस अगर आपका कोई क्वेश्चन है देन प्लीज आप अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, याद रखिए कि अगर आपके हाँ जी बेटा बोलिए। ओके, हाँ जी अंजलि गुड इवनिंग। सो सुनो ध्यान से,
अगर किसी को कोई ओकेजनल चेस्ट पेन होता है, अगर किसी पर्सन को कभी कभी चेस्ट पेन होता है, तो वो हार्ट अटैक नहीं है, याद रखना, दैट इज नॉट अ हार्ट अटैक। दैट मीन्स व्हाट, कि आपके हार्ट को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। याद रखना, इफ समवन गेट्स ओकेजनल चेस्ट पेन, दैट मीन्स दे आर नॉट गेटिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, उनको सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन उन्हें नहीं पहुंच रहा, इज नॉट रीचिंग द हार्ट, द हार्ट। और अगर आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हार्ट को अगर आपका नहीं पहुंच रहा होता, देन यू कैन हैव दिस ओकेजनल चेस्ट पेन। अब आप मुझे सोच के बताओ कि क्या रीजन हो सकता है कि इसको ऑक्सीजन सही से मिल नहीं रहा हार्ट को। डिपोजिशन ऑफ आर्टरी में डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। बिल्कुल सही बोला आप दोनों ने, कि आपके आर्टरी के अंदर अगर आपका होता है डिपोजिशन ऑफ माय कोलेस्ट्रॉल, अगर आर्टरी के अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन अगर आपके यहाँ पे लग रहा है, देन ब्लड फ्लो आपके यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट होगा। आपकी जो कोरोनरी आर्टरी है यहाँ पे, व्हेन यू हैव अ कोरोनरी आर्टरी ओवर हियर, और अगर इसके अंदर आपको डिपोजिशन अगर आपको मिल जाए कोलेस्ट्रॉल का, देन बिल्कुल सिंपल सी बात है कि आपके यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा क्रिएट, एंड दैट इज व्हाई यू विल हैव ओकेजनल चेस्ट पेन। और अगर आपको ओकेजनल चेस्ट पेन आ रहे, दैट मींस यू आर सफरिंग विद द एंजिना पेक्टोरिस, और ये इसलिए आ रहे बिकॉज आपके हार्ट को इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे मिल नहीं पा रहा, इनफ ऑक्सीजन इज नॉट रीचिंग टुवर्ड्स द हार्ट मसल। और वो इसलिए नहीं मिल पा रहा बिकॉज आपके कोरोनरी आर्टरी में शायद से यू हैव अ कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन। ये ज्यादा करके यही केस होता है कि यू हैव अ कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन, सो दैट इज समथिंग यू गेट टू सी, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये कंडीशन आपके यहाँ पे आती है। अब याद रखना, ओकेजनल चेस्ट पेन होना मतलब हार्ट अटैक नहीं होता, बट फ्यूचर में इस पर्सन को हार्ट अटैक आ सकता है, काफी लाइकली चांस है, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये आपकी रेसिपी बनाती है आपके हार्ट अटैक की बेसिकली। अगर कोलेस्ट्रॉल अगर आपके लग रहा है कोरोनरी आर्टरी के अंदर, दैट मींस व्हाट, यू आर सफरिंग विद दिस ओनली, यू आर सफरिंग विद योर आर्थरोस्क्लेरोसिस। और अगर आपको ये आर्थरोस्क्लेरोसिस कंडीशन है, देन काफी लाइकली चांस है कि फ्यूचर में आपको हार्ट अटैक कहाँ पे आ सकता है। तो अगर किसी को एंजिना पेक्टोरिस का सिम्टम्स अगर दिखता है, they should consult a doctor and doctor might undertake some examinations, और उससे आपको आइडिया लगेगा कि आपका सीन है क्या या आपका सिचुएशन है क्या। ठीक है, तो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। कई बार ये भी हो सकता है कि आपका लंग्स की कैपेसिटी कम हो गई है, कुछ दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से आप लाइक ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रहा, दैट कैन बी ऑल्सो थिंग, बट ये कम ही होता है, जनरली यही कंडीशन आपकी होती है जिससे आपका होता है यहाँ पे एंजिना पेक्टोरिस। तो याद रखना, जब भी आप बात करते हो एंजिना पेक्टोरिस की, याद रखना ओकेजनल चेस्ट पेन देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द हार्ट मसल्स, एंड दैट इज कॉल्ड एज योर एंजिना पेक्टोरिस। उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एज अ एंजिना पेक्टोरिस। तो क्या एंजिना पेक्टोरिस क्लियर है आप सबको? यस यस। तो ये याद रखना, दैट इज योर एंजिना पेक्टोरिस एंड दैट इज व्हाट वी विल फाइंड हैपनिंग ओवर देयर। क्वेश्चन में लोग यही पूछ रहे कि यार ये कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर ऑक्सीजन सप्लाई कम पहुंच रहा है हार्ट को, देन यू शुड नो इट्स माय एंजिना पेक्टोरिस, सिंपल। नाउ आफ्टर दिस दो और कंडीशंस हम यहाँ पे देखेंगे। एक आपके यहाँ पे होता है स्ट्रोक। अब देखो स्ट्रोक में क्या होता है, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन समवेयर ओवर हियर। समझो आपकी ये आर्टरी है, समझो आपकी आर्टरी है, और ये आर्टरी का काम है ब्लड सप्लाई करना आपके ब्रेन को, इसका काम है ब्लड सप्लाई करना आपके ब्रेन को। और समझ लो कि यही आपकी ब्लॉक हो गई है, अगर समझ लो ये जो आर्टरी आपकी, ये आपके यहाँ पे ब्लॉक हो गई है और इसका काम था ब्लड सप्लाई करना आपके ब्रेन को। सेम चीज आपका ये जो येलो वाला स्ट्रक्चर है, दैट्स माय कोलेस्ट्रॉल ओवर हियर, ये मेरा कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे है जो मेरा यहाँ पे ब्लॉक कर रहा है मेरे ब्रेन के तरफ चैनली आर्टरी को। तो क्या होगा, अब आप जानते हो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो ब्लड सप्लाई वो यहाँ पे रुकेगा, या ब्लड सप्लाई आपके यहाँ पे अच्छे से पहुंच नहीं पाएगा। और अगर ऐसा होता है, अगर ऐसी सिचुएशन आती है, देन यू कैन हैव अ स्ट्रोक अटैक। देन ऐसे पर्सन के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपका स्ट्रोक अटैक। और अगर स्ट्रोक का अटैक यहाँ पे किसी को आता है, अगर किसी को यहाँ पे स्ट्रोक का अटैक यहाँ पे आता है, देन व्हाट कैन पॉसिबली हैपन कि ब्रेन के सर्टन टिश्यूज यहाँ पे डैमेज हो सकते हैं। यू कैन फाइंड सर्टन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, certain parts of brain can get damage, of brain can get damaged। और अगर ऐसा होता है, देन कई बार आपको मिलेगा देखने के लिए
कि पर्सन को हो जाता है पैरालिसिस। आपने शायद कभी देखा होगा कुछ लोगों का ऐसा होता है कि कुछ लोगों का एक पार्ट काम नहीं कर रहा होता बॉडी का, मतलब लेफ्ट वाला पार्ट पूरा काम नहीं कर रहा होता, या फिर राइट वाला पार्ट काम नहीं कर रहा होता, या फिर ऐसा होता है कि उनकी स्पीच अब काम नहीं कर रही होती, वो लोग सही से बोल नहीं पाते और जो बोलते हैं वो समझ नहीं पाते हम लोग। तो अगर आपका ब्रेन का कौन सा हिस्सा डैमेज हुआ है वो डिटरमाइन करता है कि आपका कौन सा बॉडी पार्ट सही से काम नहीं कर पाएगा। जब भी लोगों को स्ट्रोक का अटैक आता है ना, तो याद रखना, तो पहली चीज याद रखना कि यहाँ पे आपका ब्रेन की तरफ जा रहा है ब्लड, राइट, ब्रेन की तरफ आपके यहाँ पे ब्लड जा रहा है और वहां पे आपका ऑब्स्ट्रक्शन आपके यहाँ पे क्रिएट हुआ है, और उसकी वजह से आपको यहाँ पे स्ट्रोक का अटैक आता है। अगर आपको स्ट्रोक का अटैक आता है यहाँ पे, देन याद रखिएगा कि यहाँ पे ब्रेन के सर्टेन पार्ट्स दे गेट डैमेज, एंड बिकॉज ऑफ दैट एट टाइम्स होता क्या है कि द पर्सन बिकम्स समवॉट पैरालाइटिक। दैट मीन्स उसके सर्टेन बॉडी पार्ट्स काम नहीं करते हैं। कई बार तो ऐसी सिचुएशन आती है कि उसके लाइक पैर बिल्कुल काम करना बंद कर देते हैं, एक बहुत सर्टेन हाथ कुछ काम करना बंद कर देते हैं, एंड दे आर नॉट इवन एबल टू वॉक, राइट। दैट कैन पोटेंशियली हैपन जब किसी को स्ट्रोक का अटैक आता है। तो आपको इतना याद रखना है कि स्ट्रोक का अगर अटैक आ रहा है देन इट इज गोइंग टू इंपैक्ट द ब्रेन नॉट द हार्ट। यहाँ पे आपका हार्ट अफेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपका ब्रेन अफेक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो आर्टरी यहाँ पे ब्लॉक हुई है जो ब्रेन की तरफ जा रही थी। Those arteries are getting blocked which are going towards the brain. तो क्या आपको यहाँ पे स्ट्रोक समझ आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Right? Yes, This sir. is what you find happening inside the stroke. देखो यहाँ पे क्या लिखा सर हुआ है। हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर वो अर्थ को टच करने से भी होता है ना? किसको टच करने से? अच्छा, वो अर्थ को। अर्थिंग वायर को टच करने से। सर उनको मना भी करते हैं कि पैर भी नीचे नहीं रखना है फ्लोर पे। नॉट अवेयर अबाउट दैट। होता होगा कुछ। अर्थ को टच करने से उन्हें स्ट्रोक होता है या अर्थ को टच करने से क्या होता है, मतलब समझा नहीं मैं। सर उन्हें पैरालाइज का अटैक आ जाता है। किसको? जिसको स्ट्रोक का अटैक ऑलरेडी आया होता है उनको? Yes. Okay, not familiar with that, but हाँ, not aware about that for sure. But हाँ, ये हमने ऑब्जर्व किया है कि ये अटैक के बाद people get paralytic. सर पैरालाइज स्पीच पर क्यों पड़ता है सर? स्पीच के ऊपर, क्योंकि आपका जो ब्रेन का पार्ट होता है, देयर इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन which will control your speech, right? You have a term known as a Broca's area and Wernicke's area, right? तो ये वो पार्ट होता है आपके ब्रेन के जो आपके स्पीच को आर्टिकुलेट करते हैं। अगर मैं बोलना चाहता हूँ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स, तो उसको जो आर्टिकुलेट कर रहा है वो मेरा ब्रेन के थ्रू आप आर्टिकुलेट होता है वो टर्म्स। तो अगर ये ब्रेन का पार्ट अगर मेरा डैमेज हो जाता है देन आप स्पीच नहीं ले पाते सही से, आप बोल नहीं पाते, आप सही से वर्ड्स को कन्वर्ट नहीं कर पाते एक आर्टिकुलेटेड वर्ड के अंदर, ठीक है। तो दैट इज समथिंग व्हिच हैपेंस। सर इसके लिए कोई उपाय नहीं है? या देखो इसमें होता क्या है ना, जनरली अगर ब्रेन में कोई डैमेज हो ना, मोस्ट ऑफ द टाइम, आई वुड से मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, ये रिवर्सिबल नहीं होता। क्योंकि आप जानते हो कि अगर कुछ न्यूरॉन्स गए तो वो गए, इतना तो आपने पढ़ा है इवन कई बार, काफी आपने चैप्टर कि कुछ आपके जो न्यूरॉन होता है दैट इज नॉट समथिंग व्हिच इज कैन शो रीजनरेशन, दैट इज समथिंग यू नो, राइट? योर न्यूरॉन्स कैन नॉट शो द रीजनरेशन ओवर हियर. Yes, So that's sir. why if certain part of your neuron goes, then you cannot bring them back. Then you generally don't bring them back. So that is why it is going to be difficult, very difficult to have a normal life again. So again depend करता है कि कौन सा पार्ट डैमेज है और कितना एक्सटेंट तक डैमेज हुआ है, वो डिटरमाइन करता है कि वो कंडीशन कितनी सीवियर होगी, राइट? अब किसी को जनरली अटैक आते हैं वो इन द लेटर 50-60s के अंदर आते हैं, 70s में आते हैं। उसके बाद अगर कोई डैमेज होता है ना या ब्रेन के अंदर, देन रिवाइवल के चांसेस वैसे ही बहुत कम हो जाता है। ओके, सो या दैट इज अ थिंग विद ब्रेन, इट्स लाइकली अनलाइकली, ठीक है। और for all it happens, it will take a much more longer amount of time. Okay, I've seen patients we have who had got a stroke attack in 2018 or something, and they couldn't revive back till 2021 and 22, and they in the end they collapsed to death ultimately. So it's something which is something जिसको revive करना थोड़ा मुश्किल होता है, right? Very often it is difficult to revive the things back after stroke. A stroke occurs when a blood supply to a part of your brain is interrupted or reduced, preventing brain tissues from getting oxygen and nutrients. याद रखना यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई आपके यहाँ पे रुक जाता है। सो मेन कॉज तो यही होता है आपका कि ऑक्सीजन सप्लाई यहाँ पे आपका रुक जाता है। न्यूट्रिएंट्स तो चलो ठीक है बाद में आता है, बट ऑक्सीजन सप्लाई यहाँ पे आपका रुक जाएगा, एंड दैट्स व्हेन यू विल हैव द स्ट्रोक अटैक। तब आपको यहाँ पे स्ट्रोक का अटैक यहाँ पे आता है।
याद रखना ऑक्सीजन सप्लाई बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ब्रेन के लिए। इसलिए मैंने शायद आपको एक एग्जांपल भी दिया था, शायद आपको दिया था, किसी और बैच को दिया था, कि जब किसी को हार्ट अटैक आता है ना, तो और जब आप वैन को मंगवाते हो, वो 108 वाली जब आप वैन को मंगवाते हो, तो उसमें जो पैरामेडिकल की जो टीम होती है वो आपको सीपीआर नहीं देती, वो आपको सीपीआर देती है वहां पे। जब आपका लाइक आपको जब ले जा रहे होते हैं उसके पहले वो आपको सीपीआर देंगी, ताकि वो आपके हार्ट को रिवाइव कर सके थोड़ा बहुत। क्योंकि अगर आपका हार्ट बिल्कुल बंद हो गया और अगर आपने हॉस्पिटल जाने के बाद उसे अगर रिवाइव किया, देन उतने टाइम तक के लिए आपके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। और अगर आपके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, देन देयर इज अ वेरी लाइकली चांस कि हार्ट तो जिंदा हो जाएगा वापस, बट द पर्सन विल बी इन अ स्टेट ऑफ वेजिटेबल। दैट मीन्स पर्सन के हाथ पैर लिम्स काम नहीं करेंगे, वो स्टेट आपका कोमा वाला स्टेट हो जाएगा, राइट, जिसे हम कहते हैं कोमा वाली कंडीशन। वो कंडीशन वहां पे आ सकती है, बिकॉज पर्सन बिकम्स ब्रेन डेड। इसलिए कभी आप देखना कि इनको सिखाया जाता है कि अगर कोई हार्ट अटैक का केस हो, तो सबसे पहले दे विल स्टार्ट गिविंग द सीपीआर उसी जगह पे जहां पे हार्ट अटैक आया होगा, एंड देन दे विल पुट देम इनटू द वैन एंड दे विल टेक देम इनटू द हॉस्पिटल। दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू बी, बिकॉज अगर वैसे लेके जा रहे वो लोग, देन 10-15 मिनट तो लग जाएंगे आपके पहुंचते पहुंचते हॉस्पिटल। क्योंकि हॉस्पिटल जाने के बाद तो यू कैन यूज द डिफिब्रिलेटर्स, आप यूज कर सकते हो, जो आप नहीं देखते शॉक देते हैं हार्ट को, राइट, मशीन यूज करके, वो आप वहां पे यूज कर सकते हो। बट यू कैन नॉट डू दैट, दैट इज समथिंग बाय द डॉक्टर्स, वो आप पैरामेडिक टीम से आप नहीं करवा सकते। सो दैट इज अ थिंग, इट्स इंपॉर्टेंट टू सप्लाई द ऑक्सीजन टू द ब्रेन। अगर वो इंटरप्ट होता है, देन यू कैन हैव सम कॉन्सिक्वेंसेस जो काफी बार इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रोक। नाउ आफ्टर दैट यू हैव समथिंग लाइक योर कार्डियक अरेस्ट। ये भी काफी अलग सी कंडीशन है कार्डियक अरेस्ट। यहाँ पे क्या होता है ना, नॉर्मली जो आपका हार्ट बीट होता है वो आपका रहता है अराउंड 72 बीट्स पर मिनट, राइट। नॉर्मली इसका हार्ट बीट आपका रहता है 72 बीट्स पर मिनट। सडनली फॉर नो रीजन क्या होगा कि आपका हार्ट बीट यहाँ पे जाएगा अराउंड 140 से लेकर 150 तक आपका हार्ट बीट पहुंच जाएगा सडनली, एंड एकदम से आपका हार्ट बीट हो जाता है 0। दैट मीन्स आपका हार्ट काम करना बंद कर देता है। ये चीज देखने के लिए मिलती है आपके कार्डियक अरेस्ट के अंदर। सो व्हाट विल हैपन कि आपका हार्ट बीट एकदम से ऊपर जाएगा, इट विल गो अराउंड लाइक 140 150, राइट, एंड सडनली द हार्ट विल स्टॉप वर्किंग। सो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करना चालू करते हैं बहुत ज्यादा एकदम से, एंड दे विल स्टॉप वर्किंग ओवर देयर, एंड देन द पर्सन विल कोलैप्स। और वो लड़का या जो पर्सन होगा जिसको कार्डियक अरेस्ट आएगा, वो कुछ कर भी नहीं रहा होगा ऐसा कि उसका हार्ट बीट ऊपर जाए, वो कोई दौड़ाम दौड़ी नहीं कर रहा, वो कुछ नहीं कर रहा, वो कहीं खड़ा हुआ या बैठा हुआ है। सडनली फ्रॉम नोवेयर एकदम आपका शूट होगा हार्ट बीट, and within few minutes it will stop working, the heart will stop working, or like it will collapse it to the ground. This is what happens in the cardiac arrest, right? This is what you get to see happening in the cardiac arrest, right? अब इसका exact reason even it is not clear कि यार ये क्यों ऐसा हो रहा है। very often why do you find this happening in the people, but यही देखा गया है कि ventricles आपके suddenly shoot up करते हैं and then the person will collapse over there. So याद रखना, कार्डियक अरेस्ट इज अ एब्रप्ट लॉस ऑफ हार्ट फंक्शन। एकदम से आपका हार्ट फंक्शन यहाँ पे आपका रुक जाएगा इन अ पर्सन हु मे और मे नॉट बी डायग्नोस्ड विद द हार्ट डिजीज। जिसको कोई हार्ट डिजीज पहले होगी या नहीं भी होगी। ऐसा होता है कई बार कि एक पर्सन है जिसका कोई हिस्ट्री नहीं है हार्ट डिजीज का, उसे कार्डियक अरेस्ट आ रहा है। ऐसा कोई पर्सन है जिसका कोई हिस्ट्री नहीं है कि वो अल्कोहल या स्मोकिंग करता है, इवन देन ही इज गेटिंग द कार्डियक अरेस्ट। तो इसको लेके पता करना कि इसका रीजन एग्जैक्टली क्या है, इट इज स्लाइटली डिफिकल्ट, राइट, बट ये आपको देखने के लिए मिलता है। दैट इज समथिंग यू गेट टू फाइंड हैपनिंग इन द पीपल, ठीक है। सो यू हैव अ कार्डियक अरेस्ट ओवर हियर एंड यू हैव अ स्ट्रोक एट द टॉप। तो क्या ये दो कंडीशंस आपको यहाँ पे क्लियर है? आर दिस टू कंडीशंस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. Yes, sir. दिव्यांशी, Parul, all of you, Sheetal and all the people over there जिनके मैं नाम नहीं रहा, आरुषि and Navpreet and all the class, I hope it's clear to all of you, ठीक है। अगर कोई चीज समझ नहीं Yes, आए sir. प्लीज इंटरप्ट करके पूछ लेना, बिकॉज ये सब याद रखना समझना जरूरी है। सो दीज आर सम ऑफ द डिसऑर्डर्स जो आपको याद रखने हैं: स्ट्रोक, कार्डियक अरेस्ट, देन वी हैव एंजिना पेक्टोरिस, देन यू हैव आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस। याद रखना यहाँ पे आपकी आर्टरीज हो रही है ब्रिटल या हार्ड हो रही है, एंड दे आर लूजिंग देयर इलास्टिसिटी, और ये आपकी ब्रेक हो सकती है कभी भी। देन यू हैव योर आर्थेरोस्क्लेरोसिस, यहाँ पे हम बात करते हैं स्पेशली अबाउट द कोरोनरी आर्टरी, एंड देन यू हैव अ हाइपरटेंशन। तो इतनी कंडीशंस आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो आप मुझे ये बताओ, इस पर्सन को क्या हो रहा है? बताइए मुझे क्या हो रहा है इस लड़के को यहाँ पे? chest pain, ठीक है, यहाँ पे हो रहा है चेस्ट पेन, या फिर यहाँ पे चेस्ट पेन हो रहा है? Cardiac arrest. अच्छा, Angina pectoris. अरे पारुल, बहुत बढ़िया, राइट।
सो ही इज गेटिंग योर चेस्ट पेन ओवर हियर। अगर इसको चेस्ट पेन हो रहा है और ये चेस्ट पेन इसे कभी कभी होता रहता है, तो क्या इसे मैं हार्ट अटैक कह सकता हूँ? नो सर। नो सर। कह नहीं सकता, नहीं बेटा, इसे हार्ट अटैक नहीं कह सकता मैं, ठीक है। सो अगर इसको चेस्ट पेन हो रहा है ओकेजनली, देन मैं कह सकता हूँ कि इसको क्या नहीं पहुंच रहा हार्ट तक, इसलिए इसे ओकेजनल चेस्ट पेन हो रहा है। क्या इसे पहुंच? ऑक्सीजन। बिल्कुल सही, राइट। इसको ऑक्सीजन सही अमाउंट में यहाँ पे आपका मिल नहीं रहा, सो यू आर नॉट गेटिंग एम्पल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ओवर हियर। अगर ऑक्सीजन यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है यहाँ पे आपके हार्ट को, देन उस कंडीशन को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? एंजीना। बिल्कुल सही, दिस कंडीशन इज माय एंजीना पेक्टोरसिस। ये कंडीशन मेरी यहाँ पे है आपके एंजीना पेक्टोरसिस ओवर हियर, जहां पे आपका ओकेजनल चेस्ट पेन है, आपका ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रहा आपके हार्ट तक, एंड दैट इज माय एंजीना पेक्टोरसिस, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। नाउ यहाँ पे ये डॉक्टर जो चेक कर रही है, वो क्या चेक कर रही है? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर। ठीक है, राइट, द डॉक्टर इज चेकिंग द ब्लड प्रेशर ओवर हियर। और ब्लड प्रेशर से रिलेटेड हमने कौन सा डिसऑर्डर हमने पढ़ा था? हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन। हाई। अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो जनरली आपका वैल्यू क्या होता है? 140/90। राइट, 140/90 आपका यहाँ पे वैल्यू रहेगा, बिल्कुल। अगर ये वैल्यू मिल रहा है आपको क्रॉनिक स्टेज के अंदर या लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आपको ये वैल्यू मिल रहा है, दैट मींस यू आर सफरिंग विद हाइपरटेंशन, बिल्कुल सही। और जो इंस्ट्रूमेंट हम यहाँ पे यूज करें, दैट इज माय स्पिग्मोमैनोमीटर। दैट इज द इंस्ट्रूमेंट आप यहाँ पे यूज करते हो किसी का ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए। अब ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, ये आप आर्म्स पे क्यों यूज करते हो, आप पैरों में क्यों नहीं यूज करते हैं? सर क्योंकि अपर बॉडी पार्ट में वेन्स को देते हैं हम। क्योंकि आपके आर्म्स आर क्लोजर टू योर हार्ट, और यहाँ पे आपकी जो वैल्यू निकलेगी वो काफी ज्यादा सही निकलेगी, क्योंकि पैरों तक आपका ब्लड प्रेशर का वैल्यू काफी कम हो जाएगा, तो वहां पे आपको सही वैल्यू पता नहीं चलेगा। मगर आप आर्म्स पे अगर आप लगा रहे हो ये, और अगर आप चेक कर रहे हो अपना ब्लड प्रेशर, देन आपकी जो वैल्यू यहाँ पे निकालोगे आप, वो आपकी काफी एग्जैक्ट आएगी, इट विल बी वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। So that is why you wrap that around the arm, not around the chest, not around your feet, ठीक है। तो याद रखना, that is your hypertension, जो आपको देखने के लिए मिल सकता है। इवन ये आपको जनरली आपको सीनियर लोगों में देखने के लिए मिलेगा, बट फिलहाल यू ऑल्सो गेट टू सी हैपनिंग इन द यंग जनरेशन एज वेल। ये कंडीशन आपको क्या लग रही है? अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि ये है मेरी कोरोनरी आर्टरी, देन आप इस डिजीज को आप क्या बोलोगे? कोरोनरी आर्थरोस्क्लेरोसिस। आर्थेरोस्क्लेरोसिस, राइट, बिल्कुल सही। तो अगर कोरोनरी आर्टरी में अगर आप कह रहे हैं, दिस इज माय आर्थेरोस्क्लेरोसिस। अगर यही चीज आपकी हो रही होती कोई भी आर्टरी, देन यू कुड हैव कॉल्ड इट आर्टरियोस्क्लेरोसिस, बट ये आपका यहाँ पे आर्थेरोस्क्लेरोसिस, जिसके अंदर आपके यहाँ पे प्लेग बन चुका है, और ये आपका इंटरप्ट करेगा ब्लड सप्लाई टू द हार्ट। सो दैट इज समथिंग यू शुड बी रिमेम्बरिंग, ठीक है। फटाफट एक क्वेश्चन करके बताओ, लेट्स, ये पोर्टल सिस्टम के वाले, मुझे फटाफट ये वाला क्वेश्चन करके बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट मेरी यहाँ पे सही है? ध्यान से स्टेटमेंट देखो और उसे आंसर करो, उसके बाद हम करते हैं यहाँ पे पोर्टल सिस्टम। सो स्टेटमेंट ए आपके यहाँ पे क्या है? 130/90 Hg इज कंसिडर्ड एज अ हाई एंड रिक्वायर्स ट्रीटमेंट। ये इन्होंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है यहाँ पे, क्या ये सही या गलत है? सही है। सही है। सही है। सही है, चलो आप लोग करे हो तो लिख देता हूं मैं। बाकी भी स्टेटमेंट हम देखते हैं यहाँ पे। स्टेटमेंट भी आपके यहाँ पे लिखा हुआ है, 100/55 इज कंसिडर्ड एज अ आइडियल ब्लड प्रेशर। सही है गलत है? गलत। ये तो बिल्कुल गलत है बेटा, बिल्कुल गलत है, ये रॉन्ग है, ये आपका वैल्यू सही नहीं है, राइट। सही वैल्यू आपका होता है 120/80, तो ये तो आपका रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सी आप यहाँ पे देखो, 105/50 मेक्स वन वेरी एक्टिव। ये ब्लड प्रेशर किसी को बहुत एक्टिव बना देता है, ये सही गलत है? गलत। गलत। ये भी आपका रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट आपका यहाँ पे, कि ये भी गलत है। अब ऑप्शन डी देखो यहाँ पे, 190/110 may harm the vital organ like brain, kidney। ये सही है गलत है? सही है। सही है। अरे आपके तो दो आंसर सही आ रहे फिर तो इन दैट केस। तो बताओ ये डी और ए में से कौन सा गलत है? अब मुझे बताओ डी और ए में से कौन सा आपके हिसाब से गलत है यहाँ पे?
ए गलत है। ए गलत होगा। D। आई टेल यू व्हाई ए गलत होगा, बिकॉज हम कहते हैं हमेशा 140/90 अगर होना तब आप कहते हो कि आपको इश्यू है हाइपरटेंशन का। ये वैल्यू है 130/90, तो इसलिए हम यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाएंगे, बिकॉज ये तो कभी भी हो सकता है या ओकेजनली हो सकता है। तो दैट्स इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ वैल्यू देन दिस इज नॉट समथिंग व्हिच रिक्वायर्स मेडिकल ट्रीटमेंट, और ये इसलिए आपका हो जाता है यहाँ पे रॉन्ग। बट अगर आप ऑप्शन डी यहाँ पे देखते हो देन यू गेट टू रियलाइज कि यार ये तो वैल्यू बहुत ज्यादा है, 190/110 इज अ वेरी हाई वैल्यू। ये एक्चुअली में आपका ब्रेन और किडनी को डैमेज कर सकता है बहुत गलत तरीके से। सो दैट इज व्हाई ये स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे सही होगा। दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी ट्रू ओवर हियर। तो क्या ये वाला क्वेश्चन आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस। राइट, तो ये याद रखना, दिस इज समथिंग यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद। नाउ आफ्टर दिस ये वाला क्वेश्चन भी ध्यान से देखो, इसे करेंगे हम लोग यहाँ पे। गिवन बिलो आर द 4 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट देख रखे हुए, आपको बतानी कौन सी सही है कौन सी गलत। अब ध्यान से स्टेटमेंट देखना है यहाँ पे। पहली स्टेटमेंट, आर्टरीज आर थिक वॉल्ड एंड हैव नैरो ल्यूमेन कंपेयर टू योर वेन्स। इनका ल्यूमेन छोटा होता है और इनके पास होती है थिक वॉल। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? गलत है। गलत। अरे आर्टरीज में थिक वॉल नहीं होती क्या? सर होती होती है। तो फिर क्यों गलत कह रहे हो? आर्टरीज विल हैव द थिक वॉल, आर्टरीज विल ऑलवेज गोइंग टू हैव थिक वॉल एंड दे विल हैव अ नैरो ल्यूमेन। तो उनका नैरो ही होता है ना, Yes, sir. नैरो ल्यूमेन होता है और उनकी थिक वॉल होती है। सो दैट इज गोइंग टू बी ट्रू स्टेटमेंट। कैसे आप गलत कह रहे हो बेटा? ये आपकी सही स्टेटमेंट है, राइट? वेन्स के कंपेयर में दे विल हैव अ थिक वॉल एंड दे विल हैव अ नैरो स्टेटमेंट। ऐसे कैसे आपने बोल दिया गलत स्टेटमेंट? ठीक है, ऑप्शन 2 देखो यहाँ पे। एंजिना इज अ एक्यूट चेस्ट पेन व्हेन द ब्लड सर्कुलेशन टू द ब्रेन इज रिड्यूस। क्या ये सही है या गलत है? गलत। 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 नवप्रीत क्यों गलत है बता दो यार, क्यों गलत है ये बता दो। सर हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कम होती है। राइट, हार्ट यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे ब्रेन नहीं आना चाहिए, आपका हार्ट आना चाहिए, राइट? दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू बी रॉन्ग। समझे आप लोग? याद रखना कि ये आपका रहेगा यहाँ पे रॉन्ग। इसलिए है यहाँ पे, इसलिए बिकॉज यू विल गेट टू सी कि यहाँ पे आपका हार्ट होना चाहिए था, ब्रेन लिखा हुआ है यहाँ पे इन लोगों ने। सो दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू बी रॉन्ग। स्टेटमेंट 3, पर्सन विद द ब्लड ग्रुप AB, person with a blood group AB can donate blood to any person without a blood group under ABO system, without any blood group matching। क्या ये सही है गलत है? गलत। 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 गलत है। गलत है। बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने। ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होगी, दिस गोइंग टू बी रॉन्ग स्टेटमेंट। ये मेरी रॉन्ग है क्योंकि यार ये डोनेट नहीं कर सकता, ये ले सकता है सबसे ब्लड, ये डोनेट नहीं कर सकता हर किसी को जाके, ठीक है? देन स्टेटमेंट 4, कैल्शियम आयन प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन योर ब्लड क्लॉटिंग। क्या ये सही या गलत है? सही है। तो सही है। बिल्कुल सही बेटा, ये बिल्कुल सही है। ऑल ऑफ यू आर, अरे अरे क्या हो गया? वेट 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 वेट, ठीक है। सो ये बेटा बिल्कुल आपका स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही होगा। तो अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 4 मेरा यहाँ पे सही है, देन उस हिसाब से आपका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा फिर? A। डी। देखो डी कैसे बनेगा? 1 और ए, ये सही है ना मेरा स्टेटमेंट 1 मेरा यहाँ पे और स्टेटमेंट 4 मेरा यहाँ पे सही है। तो मेरा ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर मेरा यहाँ पे बन जाएगा। दैट इज गोइंग टू बी 1 4। So that is going to be right answer। यहाँ पे आपके ये 2 स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही हो जाते हैं। These are the 2 correct statement you get to see over here। तो ऐसे आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आने वाले हैं क्योंकि आपके 2022 में उन्होंने यही पूछा था बहुत ज्यादा, ऐसे ही क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे। सो यू शुड बी एबल टू आंसर देम, राइट? बताओ कि एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर एक नॉर्मल एवरेज हेल्थ द पर्सन के अंदर आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? एवरेज हेल्थ हैज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर कितना होगा एक नॉर्मल हेल्थ द पर्सन के अंदर? 138 ml। सबका आंसर यहाँ पे सही जो कि ml। आंसर है बिल्कुल सही। Navpreet, Silky and all of you who are also answering the chat, that would be your option A। बिल्कुल सही है, राइट? ठीक है, ध्यान से देखना और आंसर करना। A vein possess a large lumen because, एक वेन के अंदर लार्ज ल्यूमेन होता है क्यों? ऑप्शन ए, टूनिका मीडिया एंड टूनिका एक्सटर्ना फॉर्म अ सिंगल कोड। क्या हमने ऐसी कोई बात की थी? No, sir. टूनिका मीडिया और टूनिका एक्सटर्ना No, sir। बनाता है, बोला था कुछ? सो दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। हमने ऐसी कोई बात नहीं की थी, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट बी, टूनिका इंटरना एंड टूनिका मीडिया फॉर्म अ सिंगल कोड। क्या ये सही है गलत है? गलत। गलत।
ये भी गलत है, ऐसी कोई हमने बात नहीं की थी, राइट। ऑप्शन सी, टूनिका इंटरना, टूनिका मीडिया, टूनिका एक्सटर्ना आर थिन। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? गलत। अब सोच रहे हो क्या बोले? सर गलत है। गलत है, गलत है, राइट, ट्रू, दैट्स गोइंग टू बी रॉन्ग स्टेटमेंट। ये दिनों के दिनों थिन नहीं होता है, राइट। और आखिरी यहाँ पे देखो, टूनिका मीडिया इज गोइंग टू बी अ थिन कोट। क्या ये सही है, गलत है? यस सर। सही है बेटा, ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है ये। आपका जो टूनिका मीडिया यहाँ पे होता है ना, वो आपका थिन ही होता है, और क्योंकि वो थिन होता है इसलिए आपकी वेन का ल्यूमिन यहाँ पे होता है आपका लार्ज। याद रखना, जो मिडिल लेयर आपकी होती है वेन की, वो काफी थिन होती है, एंड दैट्स व्हाई यू हैव अ लार्जर ल्यूमेन। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी अ राइट आंसर ओवर हियर। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे बनेगा। और क्वेश्चन करने के पहले लेट्स हैव अ लुक एट द पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम को हम यहाँ पे समझते हैं। अब पोर्टल सिस्टम आप लोग ही मुझे समझा दो, क्योंकि हम ये एक बार कर चुके हैं थोड़ा बहुत। आपका जो इंटेस्टाइन था, अगर आपको याद हो, आपका यहाँ पे इंटेस्टाइन था, हम ऐसे इंटेस्टाइन बनाया, दैट्स वन ऑफ द ऑर्गन। तो ये आपका यहाँ पे इंटेस्टाइन। स्टोरी को ध्यान से सुनो, अगर स्टोरी को अगर आप समझ लेते हो देन आपको पूरी सिस्टम आप यहाँ पे समझ आ जाएगा। यह वो इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन में खाना डाइजेस्ट करने के बाद, इंटेस्टाइन में खाना डाइजेस्ट करने के बाद इसको हम करेंगे एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब किया जाता है पहले कैपिलरी के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल गेट इनसाइड द कैपिलरीज। सो आपकी जो कैपिलरीज होंगी उसके आसपास, उसके अंदर आप खाने को लेके आओगे, और उसके बाद कैपिलरी में से बनेगा आपका वेन। कैपिलरी में से आपका बनता है यहाँ पे आपका वेन। अगर आपको याद हो तो ये वेन कहाँ जाती थी आपके हिसाब से? टुवर्ड द लीवर। लीवर। बिल्कुल सही। आपकी जो वेन है ये अब जाएगी आपके लिवर के पास। याद करिए बेटा, ये वेन जो है आपकी जाती है आपके लिवर के पास, आपके इंटेस्टाइन से। सो दिस वेन इज गोइंग टुवर्ड्स माय लिवर, राइट। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे आपकी जो वेन थी वो आपकी यहाँ से निकली, आपके इंटेस्टाइन से निकली, और ये गई आपके लिवर के पास। अगर आपको याद हो तो हमने एक टर्म सीखा था, दैट इज नोन एज माय हिपैटिक पोर्टल वेन। ये टर्म हमने यहाँ पे सीखा था, क्योंकि ये जो वेन आपकी है ये जा रही है लिवर के पास, और इसलिए मैं ये लिवर को, ये मैं वेन को बोलूंगा यहाँ पे एज अ हिपैटिक पोर्टल वेन। सो याद रखना, क्योंकि ये वेन मेरी जा रही है लिवर के पास, इसलिए हम इसे बोलते थे हमारी एज अ हिपैटिक पोर्टल वेन। अब ये जो वेन है मेरी यहाँ पे, ये जो मेरी वेन है यहाँ पे, ये वेन गई लिवर के पास। लिवर के पास जाने का क्या होगा, ये वेन में से बनेगा मेरा कैपिलरीज। ये वेन बनाएगी मेरी कुछ यहाँ पे कैपिलरीज। सो यहाँ पे ब्रांचिंग होगा, कैपिलरीज कुछ बनेंगी। सो अगेन आई विल राइट ओवर हियर, मैं मेंशन करता हूँ, ये भी बनाएंगे यहाँ पे मेरी कैपिलरीज। और कैपिलरीज बनने के बाद यहाँ पे जो मेरा कंटेंट है, जो मेरा फूड है यहाँ पे, राइट, जो मेरा डाइजेस्टेड फूड है, वो मेरा यहाँ पे आ जाएगा। वो मेरा कंटेंट यहाँ पे आ जाएगा लिवर के पास, क्योंकि आप जानते हो कि कई काफी चीजें लिवर अपने पास रख लेता है एंड देन बाकी सब आगे भेज देता है। सो यू विल फाइंड नंबर ऑफ थिंग्स हैव बीन सेंट टुवर्ड्स द लिवर। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, यहाँ पे स्टोरी क्या है। स्टोरी यहाँ पे ये है कि आपका ऑर्गन है यहाँ पे, यू हैव वन ऑर्गन ओवर हियर, राइट। इस ऑर्गन से एक वेन निकली, और ये वेन आपके हार्ट के पास नहीं गई, ये वेन पहले गई आपके लिवर के पास। नाउ दिस वेन हैज गॉन टुवर्ड्स द लिवर। तो ये एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के पास गई। सो एक ऑर्गन से वेन निकली, वो दूसरे ऑर्गन के पास गई, जबकि उसे जाना चाहिए था, नॉर्मली उसे जाना चाहिए था हार्ट की तरफ, राइट। एक ऑर्गन से आपकी जो वेन होती है वो जनरली जाती है आपके हार्ट की तरफ, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। द वेन फ्रॉम द ऑर्गन वेंट टुवर्ड्स द अनदर ऑर्गन, राइट। और उसके बाद क्या होगा, बाद में क्या होगा, इस ऑर्गन से वेन जो निकलेगी वो जाएगी हार्ट के पास। अब यहाँ पे क्या होगा, लिवर के अंदर ये वेन आ गई, अब ये वेन क्या होगा, कैपिलरी बनाया, और कैपिलरी में से वापस से आपसे वेन बनेगी, और ये वेन जो यहाँ से निकलेगी, नाउ दिस वेन विल गो टुवर्ड्स द हार्ट, दिस विल गो टुवर्ड्स द हार्ट। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो वेन है ये डायरेक्टली हार्ट के पास नहीं जा रही है, पहले किसी ऑर्गन के पास जा रही है और फिर हार्ट के पास जा रही है? क्या मैं इतना कह सकता हूं? यस सर। राइट, इतना तो मैं क्लियरली कह सकता हूं ना कि ये जो मेरी वेन है यहाँ पे, जो मेरी इंटेस्टाइन से निकली, ये मेरी हार्ट के पास डायरेक्टली नहीं गई। इसने पहले डिसाइड किया कि मैं जाऊंगी लिवर के पास, और फिर लिवर से इट विल गो टुवर्ड्स द हार्ट। तो क्या इतना क्लियर है आपको यहाँ पे? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। राइट, इतना आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाए कि आपके यहाँ से ऑर्गन से एक वेन निकली जिसको जाना चाहिए था हार्ट के पास, बट वो पहले जाता है लिवर के पास,
एंड देन वो वहां से जाएगा फिर अपना हार्ट के पास, देन फ्रॉम देयर इट विल गो टुवर्ड्स द हार्ट। तो ऐसा अगर आपको सिस्टम मिल रहा है, देन सच सिस्टम इज कॉल्ड एज माय पोर्टल सिस्टम। सच सिस्टम इज कॉल्ड एज योर पोर्टल सिस्टम। अगर समझ नहीं आया तो बोल दो कि समझ नहीं आया, मैंने इसे रिपीट कर देना है। दिस इज समथिंग सबको ये जानना जरूरी है। दिस इज कॉल्ड एज माय पोर्टल सिस्टम। सर रिपीट कर दो। देखो पोर्टल सिस्टम जब भी सामने अभी कोई भी तुम्हें आके पूछे ना कि यार क्या होता है पोर्टल सिस्टम, तो एक चीज याद रखना कि यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे एक ऑर्गन होगा और उस ऑर्गन से एक आपकी वेन निकलेगी, राइट। उस ऑर्गन से आपकी एक वेन वहां से निकलेगी। अब जनरली होता क्या है, हम कोई दूसरा कोई ऑर्गन लेते हैं, ब्रेन लेते हैं, किडनी लेते हैं या हमारा मसल्स लेते हैं, राइट। वहां से जब वेन निकलती है ना तो वेन क्या करती है, सीधे सीधे आपकी जाती है राइट आर्टरियम की तरफ, सीधे सीधे वो जाएगी आपके हार्ट के पास, दैट मीन्स टुवर्ड्स द राइट आर्टरियम की तरफ वो जाती है, ठीक है जनरली। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब इंटेस्टाइन से वेन निकली वो हार्ट की तरफ नहीं गई, इट हैज गॉन टुवर्ड्स द लिवर। उसने क्या किया, उसने बोला कि मैं कहीं और जाऊंगी, इट विल गो टुवर्ड्स द लिवर, दैट मीन्स वो कोई दूसरे ऑर्गन के पास जा रही है और उसके बाद इट विल गो टुवर्ड्स द हार्ट। तो डायरेक्टली वो हार्ट के पास नहीं जा रही, वो किसी ऑर्गन के पास जाएगी वेन, एंड देन वहां से इट विल गो टुवर्ड्स द हार्ट। ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पोर्टल सिस्टम। सच सिस्टम ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय पोर्टल सिस्टम। क्या अब ये आपको समझ आ रहा है? नाउ इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस यस सर। अभी भी समझ नहीं आ रहा तो बता दो, आई कैन स्टिल एक्सप्लेन यू दिस इन अ डिफरेंट वे। सो याद रखना, यू विल हैव अ पोर्टल सिस्टम, और पोर्टल सिस्टम में क्या होता है कि आपका एक ऑर्गन से वेन निकल के दूसरे ऑर्गन के पास जाती है, जबकि उसे जाना चाहिए था हार्ट के पास, एंड देन वहां से फिर उस दूसरे ऑर्गन के पास से देन यू कैन फाइंड देम गोइंग टुवर्ड्स द हार्ट। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन द पोर्टल सिस्टम। ये आपको मिलता है देखने के लिए इन द पोर्टल सिस्टम के अंदर। और क्योंकि यहाँ पे आपकी वेन जा रही है लिवर के पास, इसलिए मैं इसे बोलूंगा यहाँ पे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे जो टर्म यूज करूंगा दैट विल बी माय हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे ये टर्म मेरा यहाँ पे लगाना है मैंने, दैट इज योर हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसे पढ़ते हैं और इसे समझते क्या लिखा हुआ है। When the vein from an organ, when a vein of an organ of the body does not open into the caval vein or a heart, मतलब इन्होंने ये पूछा कि अगर आपकी कोई वेन है किसी ऑर्गन से हार्ट में नहीं जाती, बट इट डिवाइड्स इनटू कैपिलरीज, इट डिवाइड्स इनटू कैपिलरीज इन एन अनदर ऑर्गन, ये किसी और ऑर्गन के पास जाके डिवाइड करती है कैपिलरी के अंदर, एंड इट्स ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड बाय वेन ऑफ दैट अदर ऑर्गन टू द हार्ट, और आपका जो ब्लड है ये उस ऑर्गन से अब निकलेगा, वहां से निकलेगा, एंड नाउ इट विल गो टुवर्ड्स द हार्ट। सच सिस्टम इज कॉल्ड एज माय पोर्टल सिस्टम। ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पोर्टल सिस्टम। सो पोर्टल सिस्टम में ऑर्गन से जाएगी दूसरे ऑर्गन के पास, एंड देन उस दूसरे ऑर्गन से इट विल गो टुवर्ड्स द हार्ट। सच सिस्टम इज कॉल्ड एज माय पोर्टल सिस्टम। इसको हम इवन ऐसे कहते हैं एज अ, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने कैपिलरी देखी, राइट, फिर आपने वेन देखी यहाँ पे, और फिर वापस आपको यहाँ पे कैपिलरी देखने के लिए मिल जाती है। सो कैपिलरी वेन कैपिलरी, ये सिस्टम को भी हम कह सकते हैं एज अ पोर्टल सिस्टम। सो यहाँ पे यहाँ पे कैपिलरीज हो रही है जहाँ पे आपका एक्सचेंज होगा, देन आपके यहाँ पे वेन बनेगी, राइट, और फिर वापस ये वेन लिवर के पास जाके वापस बना रही है आपके यहाँ पे कैपिलरीज। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग, ये भी एक चीज है जो आपको एक पोर्टल सिस्टम में देखने के लिए आपको मिल जाती है। देखो यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन दैट स्टार्ट्स इन द कैपिलरीज एंड्स इन द कैपिलरीज इज कॉल्ड एज माय पोर्टल सिस्टम। चालू कैपिलरी से हुआ था, खत्म भी कैपिलरी पे जाके हो रहा है, तो इसको हम कह रहे हैं यहाँ पे एज अ पोर्टल्स। खत्म होना मतलब उस ऑर्गन पे आके खत्म होना, इस ऑर्गन से जब चालू हुआ था तब कैपिलरी से हुआ था, और इस ऑर्गन पे जब पहुंचा तब वो भी कैपिलरी फॉर्म करता है। सो इसको भी हम बोल सकते हैं एज अ पोर्टल सिस्टम। तो क्या पोर्टल सिस्टम अब आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? नाउ इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर देखो यहाँ पे पिक्चर देख लो, अगर समझ नहीं आया तो पिक्चर यहाँ पे देख लो। ये है आपका यहाँ पे इंटेस्टाइन वाला पार्ट, ये आपका इंटेस्टाइन वाला पार्ट है। यहाँ पे आपने अपना एक्सचेंज कर लिया मटेरियल, आपका जो भी खाना वाने का चीज था वो आपने यहाँ पे एक्सचेंज कर लिया। अब यहाँ पे आपकी आ गई वेन, नाउ यू विल फॉर्म द वेन ओवर हियर। सो दीज आर माय कैपिलरीज ओवर हियर, दीज आर माय कैपिलरीज, राइट, और कैपिलरीज नाउ विल फॉर्म द वेन। अब ये जो वेन होंगी ये वापस जाएंगी कहाँ पे, दे विल गो टुवर्ड्स द लिवर। सारी पहुंच गई कहाँ पे, दे हैव रीच्ड टुवर्ड्स द लिवर, और लिवर में पहुंचने के बाद अगेन दे विल बी फॉर्मिंग द कैपिलरीज, ये कैपिलरीज वापस उन्होंने बना ली। सो कैपिलरीज यहाँ पे भी है, कैपिलरीज यहाँ पे भी है, बीच में आपकी वेन है, और याद रखना यहाँ पे आपका ये ऑर्गन 1 है मेरा, यहाँ पे दिस इज माय ऑर्गन नंबर 1 एंड दिस इज माय ऑर्गन नंबर 2, ये जो मेरा यहाँ पे है
ये मेरा ऑर्गन नंबर 2, और यही देखने को मिलता है आपका एक पोर्टल सिस्टम के अंदर। ये वेन को, अगर ये वेन डायरेक्ट जाती ना मेरे हार्ट के पास, देन मैं उसे पोर्टल सिस्टम नहीं बोलता, लेकिन क्योंकि ये किसी और दूसरे ऑर्गन के पास जा रही है, दैट्स व्हाई आई विल कॉल इट एज अ पोर्टल सिस्टम ओवर हियर। और हाँ, वहां से फिर ये जो वेन निकलेगी ना, ये जो आपको ब्लू कलर की वेन आपको दिख रही है, ये बिल्कुल जाएगी आपके हार्ट के पास। अब यहाँ से कहीं नहीं जाना आपने, यहाँ से आपने जाना है सीधे आपके हार्ट के पास। सो दैट इज व्हाट यू गेट टू सी इन द पोर्टल सिस्टम। So I hope this picture will help you to understand portal system very clearly. So that is what you have to know in terms of the portal system. और जो portal system आपको human body में देखने के लिए मिल रहा है फिलहाल, that is my hepatic portal system. That is your hepatic portal system. याद रखना, एक और होता है जिसे हम चैप्टर 22 में पढ़ेंगे। एक तो आपका होता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, और एक और आपका होता है हाइपोफेशियल पोर्टल सिस्टम, जो आप चैप्टर 22 के अंदर आप देखोगे। फिलहाल आपका रखना है आपका हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, जहां पे आपका जा रहा है सारा सामान लीवर के पास। सो एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये वाला पार्ट आप सबके लिए क्लियर है? यहाँ पे इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Right? You have to remember. I hope it's clear to all of you, like Muskan, Priya, Mannat, all of you. I hope it's clear to all of you and all the people over there. Yeah. This is something you have to know. So यहाँ पे हमने देख लिया हमारे यहाँ पे पोर्टल सिस्टम, and this is the last part of the chapter basically, portal system. Now let's come back to some of the questions over here, right? तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग मुझे आंसर करके बता सकते हो। डिफरेंस बिटवीन pulmonary artery and pulmonary vein is that pulmonary artery has something. इन्होंने पूछा है कि pulmonary artery और pulmonary vein के बीच में डिफरेंस क्या होता है, और उन्होंने पूछा है कि pulmonary artery में क्या होता है ऐसा कि उससे वो अलग हो जाती है वेन से। तो क्वेश्चन यहाँ पे आपने देख लिया, आंसर क्या होगा यहाँ पे? बोलिए, ABCD क्या होगा आंसर यहाँ पे? सी। सी, दिव्यांश के लिए सी, आरुषि के लिए सी, पूजा भी कह रही है कुछ जो मुझे सुनाई नहीं दे रहा। पूजा भी आई थिंक सी ही कह रही है, शायद बी कह रहे हो आप। बेटा वाल्व्स तो वेन में होते हैं, आर्टरी में नहीं होते हैं। ठीक है, देखो एंडोथेलियम तो दोनों में मिलेगा आपको, राइट? वाल्व्स आपको वेन में मिलता है। थिकर वॉल आपको सिर्फ आर्टरी के अंदर ही मिलेगी। थिकर वॉल आपको सिर्फ मिलेगी देखने के लिए इन योर आर्टरी। सो आर्टरी के अंदर ही आपको थिकर वॉल मिलती है और कहीं आपको नहीं मिलती। सो दैट इज व्हाई दैट इज गोइंग टू बी अ राइट आंसर। ठीक है, ये नहीं आएगा, ऑप्शन डी नहीं आएगा, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर तो ऑक्सीजन होता नहीं है। This will have the deoxygenated blood, right? So that is why option D तो आपका यहाँ पे नहीं आएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सी आंसर आएगा, right? Blood capillaries are made up of what? Blood capillaries किससे बना हुआ होता है? बताइए ABCD क्या आंसर होगा? चैट में बताइए मुझे इसका आंसर, चैट में बताइए। ब्लड कैपिलरीज में मुझे क्या क्या देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा? टेल मी इन द चैट। इतना याद रखो, ब्लड कैपिलरीज आर वेरी थिन। रिया दैट्स ट्रू, याद रखना ब्लड कैपिलरीज आपकी बहुत थिन होती है। संजना दैट्स ट्रू, ब्लड कैपिलरीज में आपको सिर्फ एक ही चीज मिलेगी, एक ही लेयर आपको मिलती है देखने के लिए ब्लड कैपिलरीज के अंदर। यू विल फाइंड ओनली वन लेयर एंड दैट वन लेयर इज गोइंग टू बी ऑफ योर एंडोथेलियम। सो एंडोथेलियम इज द ओनली लेयर आपको मिलेगी देखने के लिए आपके ब्लड कैपिलरीज के अंदर। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन डी आपके यहाँ पे जाएगा एज अ राइट आंसर। ठीक है, सो ये याद रखना। So these are the questions which you have to remember, right? ये हमने कुछ यहाँ पे questions किए हैं। यहाँ पे आपका ये जो chapter है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। So over here your chapter body fluid and circulation gets completed. तो ये इतनी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। So यहाँ पे आपका ये वाला chapter खत्म हो जाएगा। ठीक है, so अगर इस question chapter को लेकर कोई डाउट रहते हैं then please let me know. सेपरेटली भी आप मुझे बता सकते हो कि यार सर ये वाला पार्ट समझ नहीं आ रहा। आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करो। जो आपको लिंक मिली है ड्राइव पे, प्लीज मेक श्योर दैट कि आप उसे यूज करें एंड यू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल। आई थिंक यू कैन रफली गेट अराउंड लाइक 70 to 80 क्वेश्चंस इन द असाइनमेंट आपको मिल जाएंगे। इसके पहले आपको 50 क्वेश्चंस अलग से आपको मिल चुके हैं। सो प्लीज अपना टाइम निकालिए और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए।